देंगे। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. लेकिन जब उन्होंने कपड़ों की बहुत सारी वैरायटी देखी तो वे कंफ्यूज हो गए। The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. शॉपकीपर ने उन बच्चों को बताया कि कुछ कपड़े कॉटन के बने हैं और कुछ सिंथेटिक हैं। He also had woolen mufflers and shawls. शॉपकीपर के पास वुलन मफलर्स और शॉल्स भी हैं। There were many silk sarees as well. उस दुकान में कुछ सिल्क की साड़ियाँ भी थी। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। जिन्हें देखकर पहेली और बूझो काफ़ी एक्साइटेड हुए। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। उन्होंने हर कपड़े को छूकर महसूस किया। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। और फाइनली उन्होंने एक ऊनी मफलर खरीदा और एक सूती साड़ी खरीदा, कॉटन साड़ी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड बूझो began to notice various fabrics in their surroundings. कपड़े की दुकान से आने के बाद पहेली और बूझो अपने आसपास के अलग अलग कपड़ों पर ध्यान देने लगे। They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kind of fabrics. और उन्होंने पाया कि बेडशीट्स, कर्टन्स, ब्लैंकेट्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवेल, डस्टर ये सारे अलग अलग तरह के कपड़ों से बने हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। यहाँ तक कि उनके स्कूल बैग, गनी बैग भी अलग अलग तरह के फैब्रिक से बने हुए थे। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। उन्होंने इन सभी कपड़ों को कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक में क्लासिफाई करने की कोशिश की। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स? क्या आप भी कुछ कपड़ों को पहचान सकते हैं? 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक्स। एक्टिविटी 1 विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। एक नज़दीकी टेलर के दुकान पे जाएं, वहाँ से बचे हुए कपड़ों की कटिंग लें जो सिलाई के बाद बच जाते हैं, वैसे कपड़ों की कटिंग्स लें। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। कपड़े के हर पीस को छूकर महसूस करें। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग हेल्प फ्रॉम द टेलर। कपड़े की कटिंग्स को महसूस करने के बाद उन्हें सिल्क, वूल, सिंथेटिक और कॉटन में लेबल करने की कोशिश करें। इसके लिए आप टेलर से मदद ले सकते हैं जिनकी दुकान पे आप गए हैं। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? क्या आप सोच रहे हैं कि ये अलग अलग कपड़े किस चीज़ से बने हैं? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. अगर आप किसी एक कपड़े को देखते हो तो वो आपको एक कंटिन्यूअस पीस मालूम पड़ता है, एक लगातार टुकड़ा मालूम पड़ता है। नाउ लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस? अब उस कपड़े को जो आपको कंटिन्यूअस पीस मालूम पड़ रहा था उसे आप गौर से देखें, नज़दीक से देखें तो आपको कुछ और ही मालूम पड़ेगा। एक्टिविटी 2 सेलेक्ट अ पीस ऑफ क्लोथ फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में जिन 4 फैब्रिक्स को हमने लेबल करा है उसमें से एक कपड़े के टुकड़े को लें। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। उस कपड़े के एक छोर से एक रेसा निकालने की कोशिश करें, एक लूज थ्रेड निकालने की कोशिश करें। इफ़ नो लूज यार्न्स आर विजिबल यू कैन जेंटली पुल आउट वन विथ अ पिन और अ निडल। अगर कोई कपड़े का रेसा आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप एक पिन से या फिर एक सुई की नोक से, निडल से आप निकाल सकते हैं उसे। यहाँ इस फिगर 3.3 में इसे दिखाया गया है। पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक, एक रेसा एक कपड़े से निकाला जा रहा है। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर। हम पाते हैं कि कपड़े इन्हीं धागों या रेसों से मिलकर बने हैं। व्हाट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ? अब कपड़े इन धागों से बने हैं तो अब ये धागे किस चीज़ से बने हैं? ये एक सवाल है जिसका जवाब हमें आगे मिलेगा। 3.2 फाइबर। फाइबर का मतलब तंतु या धागा। एक्टिविटी 3 टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ क्लोथ फैब्रिक। कपड़े से एक धागा निकालें।
प्लेस द पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, और उस धागे को टेबल पर रख दें। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब, और उस धागे के एक छोर को अपने अंगूठे से दबाएं। स्ट्रेच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विथ योर नेल एज शोन इन फिगर 3.4, और उस धागे के दूसरे सिरे को अपने नाखून से इस तरह स्ट्रेच करें, स्क्रैच करें, जिस तरह इस फिगर 3.4 में दिखाया गया है। डू यू फाइंड दैट एट इट्स एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स, और ऐसा करने के बाद आप पाएंगे कि ये धागा पतले रेसों में स्प्लिट हो जाएगा, बिखर जाएगा, और ये बिखरने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, जैसा कि फिगर 3.5 में दिखाया गया है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राइड टू थ्रेड अ निडल। आपने कुछ ऐसा ही सिचुएशन देखा होगा जब आप एक सुई में धागा लगा रहे होंगे तो कि धागा खुलकर रेसों में बिखर जाता है, जिसे हमें काट के हटाना पड़ता है, फिर से हम सुई में धागा लगाते हैं एक नए सिरे को। Many a time the end of the thread is separated into few thin strands. बहुत समय धागे का अंतिम सिरा पतले रेसों में बिखर जाता है। This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of the thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. ये धागे के पतले रेसे जो हमें अभी दिखाई दे रहे हैं वो इनसे भी पतले रेसों से बने होते हैं, जिन्हें हम फाइबर कहते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। कपड़े धागों से बने होते हैं और धागे फाइबर से बने होते हैं। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम? अब सवाल ये है कि ये फाइबर्स आते कहाँ से हैं? द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ कपड़ों के फाइबर्स जैसे कि कॉटन के, जूट, सिल्क, वूल, इन सभी के फाइबर्स प्लांट या फिर एनिमल से आते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। वैसे फाइबर्स जो प्लांट या एनिमल से आते हैं नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन फाइबर और जूट फाइबर वैसे फाइबर के एग्जाम्पल्स हैं जो प्लांट से आए हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वूल या सिल्क का फाइबर एनिमल से आता है। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट। भेड़ या बकरी के शरीर पर पाए जाने वाले बाल को काटने के बाद हमें ये वूल मिलता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल। कुछ वूल रैबिट, खरगोश, याक और ऊंट के हेयर से भी मिलते हैं। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म, और सिल्क फाइबर सिल्क वॉर्म के कुकून के द्वारा बनाया जाता है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। हजारों सालों से केवल नेचुरल फाइबर से ही कपड़े बनाए जाते थे। इन लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। पिछले लगभग 100 साल से ये फाइबर्स जो हैं वो केमिकल्स से भी बनाए जा रहे हैं। विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेस, जो कि प्लांट या एनिमल सोर्स से नहीं आते हैं। दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, और वैसे फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर वो जो प्लांट या एनिमल सोर्स से नहीं आते हैं, केमिकल तरीके से, केमिकल सब्सटेंसेस से बनाए जाते हैं। Some examples of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic. सिंथेटिक फाइबर के कुछ एग्जाम्पल हैं पॉलिस्टर, नाइलॉन और एक्राइलिक। 3.3 सम प्लांट फाइबर्स। कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में बात करेंगे अभी। सबसे पहला है कॉटन, जो कि सबसे ज़्यादा वाइड यूज़ में है। हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ ऑयल लैम्प्स? क्या आपने तेल के दियों के लिए कभी बाती बनाई है? What do you use for making these wicks? आपने इन बाती को बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया? तो आपने इसके लिए हो सकता है कॉटन का इस्तेमाल किया होगा। This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts और pillows. ये कॉटन वूल गद्दों को भरने के लिए, रजाइयों को भरने के लिए और तकियों को भरने के लिए काम में आता है। Take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. कुछ कॉटन वूल लें और उसे बाहर खींचकर उसके एजेस को, उसके किनारों को देखें। What do you observe?
द स्मॉल थीन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। तो उन किनारों पर जो आपको पतले रेसे दिखाई दे रहे हैं वो कॉटन फाइबर से बने हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? अब ये कॉटन वूल आता कहाँ से है? इट ग्रोज इन फील्ड्स, ये खेतों में उगता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉयल एंड वार्म क्लाइमेट। ये कॉटन प्लांट्स काली मिट्टी में और गर्म वातावरण में, वार्म क्लाइमेट में उगते हैं। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? तो हमारे देश में गुजरात ऐसा राज्य है जहाँ पे ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट है, यहाँ पे कॉटन की काफ़ी खेती होती है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स, आर अबाउट साइज ऑफ अ लेमन। इस कॉटन प्लांट के जो फ्रूट होते हैं जिन्हें हम कॉटन बॉल्स कहते हैं वो एक नींबू की आकार का होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर कैन बी सीन। मैच्योर होने के बाद, पकने के बाद ये कॉटन बॉल फूट पड़ते हैं और इनमें से कॉटन फाइबर और साथ में सीड्स हमें दिखाई देते हैं। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने कभी एक कॉटन फील्ड देखा है, कॉटन का खेत देखा है जो कॉटन निकालने के लिए तैयार हो? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। और ये खेत ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि इसमें बर्फ बिछी हो। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। इन बॉल से, कॉटन फ्रूट बॉल से कॉटन आमतौर पर हाथ से पिक किया जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। और चूंकि कॉटन बॉल्स में कॉटन के सीड्स और कॉटन फाइबर्स एक साथ होते हैं तो उन्हें कॉम्बिंग करके, कंघी करके अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। और इस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं, कॉटन की गिनिंग। यहाँ इस फिगर 3.7 में गिनिंग ऑफ कॉटन को दिखाया गया है। ये एक बड़ा सा कंघा है जिसे सीड्स और कॉटन फाइबर को अलग किया जा रहा है। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। फिगर 3.7, यहाँ हाथ से गिनिंग की जा रही है, कॉटन फाइबर्स और सीड्स को निकाला जा रहा है। लेकिन दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। लेकिन आजकल ये गिनिंग का काम मशीन्स के द्वारा किया जाता है। जूट, अगला नेचुरल फाइबर है हमारा जूट, जिससे जूट बैग्स बनाए जाते हैं आमतौर पर जो हम देखते हैं। जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। ये जूट प्लांट है, इसके स्टेम से, तने से जूट फाइबर मिलता है हमें। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये जूट प्लांट आमतौर पर बरसात के मौसम में उगाया जाता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। हमारे देश में आमतौर पर जूट वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। जूट प्लांट तब काट लिया जाता है जब वो फूल देने की स्थिति में होता है, फ्लावरिंग स्टेज में होता है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज। और इन काटे हुए जूट के प्लांट्स को कुछ दिन तक पानी में डुबोकर रखा जाता है। द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। पानी में डुबाने के बाद इनके जो तने होते हैं वो सड़ते हैं या फिर सड़ने जैसे हो जाते हैं और फिर उनके बाद जूट फाइबर्स को हाथ से अलग कर लिया जाता है। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। फाइबर से फैब्रिक बनाने के लिए सबसे पहले इन्हें यार्न में बदला जाता है। हाउ इट इज़ डन, तो ये कैसे होता है, फाइबर से यार्न कैसे बनता है। फिगर 3.9 आप देखें, यहाँ पे कॉटन फाइबर से कॉटन यार्न बनाया जा रहा है और यहाँ वही काम चरखे से किया जा रहा है। 3.11 3.4 स्पिनिंग कॉटन यार्न। कैन यू ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ? क्या आप खुद से कॉटन यार्न बना सकते हैं? तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, जैसे यहाँ हाथ से ऊपर बनाया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन योर हैंड। कुछ कॉटन वूल अपने हाथ में लें। Pinch some cotton between thumb and forefinger of the other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. अपने forefinger और thumb के बीच में कॉटन को दबा लें और दूसरे हाथ से खींचना शुरू करें और साथ में उसे घुमाते भी रहें। ऐसा करने से आप कॉटन का धागा बना पाएंगे।
आर यू एबल टू मेक अ यार्न, तो आप बिल्कुल बना पाएंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। फाइबर से यार्न बनाने के इस प्रक्रिया को हम स्पिनिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। कॉटन फाइबर से कॉटन का यार्न बनाना कॉटन की स्पिनिंग कहलाएगी। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इस प्रोसेस में कॉटन वूल से कॉटन फाइबर को खींचा जाता है और उन्हें लगातार ट्विस्ट किया जाता है, जिससे हमें एक कॉटन का यार्न मिलता है। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। और इस प्रोसेस से बहुत सारे फाइबर्स एक साथ मिलकर यार्न बनाते हैं। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल ऑल्सो कॉल्ड टकली। एक हाथ से इस्तेमाल किया जाने वाला डिवाइस है जिसे कॉटन स्पिनिंग के काम में लिया जाता है। ये डिवाइस जो फिगर 3.10 है, इसे हम टकली कहते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। चरखा जिसे हम सब जानते हैं वो एक ट्रेडिशनल डिवाइस है जिसे कॉटन के स्पिनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसे कहीं कहीं आज भी यूज़ किया जाता है। यूज ऑफ चरखा वॉज popularized by महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। आज़ादी के समय महात्मा गांधी के द्वारा चरखे का इस्तेमाल काफ़ी प्रमोट किया गया था और ये फिगर 3.11 चरखा है जो सूत काटने के काम में आता है। He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn and sun imported clothes made in mills of Britain। महात्मा गांधी ने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो घर में चरखों से बने हुए कपड़ों का इस्तेमाल करें और ब्रिटेन के मील में बने हुए कपड़ों से दूर ही रहें। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। बहुत बड़े पैमाने पर इन यार्न्स की स्पिनिंग मशीन्स के द्वारा की जाती है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। स्पिनिंग के बाद इन यार्न से कपड़े बनाए जाते हैं। 3.5 यार्न टू फैब्रिक। अब हम धागे बना चुके हैं, अब इन धागों से कपड़े बनाएंगे। देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। धागों से कपड़े किस तरह बनाए जाएंगे, इसके बहुत सारे तरीके हैं। द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड निटिंग। जो दो मुख्य तरीके हैं, पहला है वीविंग जिसे हम बुनाई कहते हैं और दूसरा है निटिंग, इसे भी हम बुनाई ही कहते हैं। इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस्ड दैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज्ड टुगेदर। एक्टिविटी 2 में आपने देखा होगा कि कपड़े धागों के 2 सेट से बने हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। धागों के इन 2 सेट्स को एक साथ अरेंज करने के प्रोसेस को ही हम वीविंग कहते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। अभी हम कुछ कागज के टुकड़ों को बुनने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटी 5 टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। कागज के 2 शीट्स लें जो कि अलग अलग कलर के हों। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच सीट। हर सीट से एक स्क्वायर पीस काटें जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 30 सेंटीमीटर हो। नाउ फोल्ड बोथ द सीट्स इनटू हाफ। अब दोनों ही शीट्स को आधा मोड़ लें। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द फिगर 3.12a एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12b। एक शीट पर फिगर 3.12 ए में जिस तरह दिखाया गया है वैसे लाइंस बनाएं और दूसरे सीट पर जैसा 3.12b में दिखाया गया है वैसे लाइंस बनाएं। कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस एंड देन अनफोल्ड। इन डॉटेड लाइंस के अलोंग आप इन शीट्स को काट लें और उसके बाद खोलें। वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.2c। अब इन पेपर के स्ट्रिप्स को एक एक करके बुनने की कोशिश करें जैसा कि फिगर 3.2c में दिखाया गया है। फिगर 3.2d shows the pattern after weaving all the strips। 3.2d में दिखाया गया है कि बुनने के बाद किस तरह का शीट आपको प्राप्त होगा। इन सिमिलर मैनर 2 sets of yarn are woven to make fabrics। तो इसी तरह धागों के 2 सेट्स को बुना जाता है कपड़े बनाने के लिए। द यार्न्स आर मच थिनर देन आर पेपर स्ट्रिप्स। हमारे कागज के इन स्ट्रिप्स से धागे काफ़ी पतले होते हैं। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। और कपड़ों की बुनाई इन लूम्स पर होती है जिन्हें करघा कहते हैं। ये एक हैंडलूम की
फोटो आपको दिखाई गई है। द लूम्स आर इधर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। लूम्स या तो हैंडलूम हो सकते हैं या पावर लूम हो सकते हैं। वो हाथ से चलने वाले हो सकते हैं या फिर बिजली से चलने वाले हो सकते हैं। तो हमने वीविंग के बारे में जाना, अब हम निटिंग के बारे में पढ़ेंगे। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड? क्या आपने कभी बुने हुए स्वेटर्स को नोटिस किया है? इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक पीस ऑफ फैब्रिक। दोनों में यही अंतर था कि वीविंग में यार्न के 2 सेट्स इस्तेमाल होते थे और निटिंग में केवल एक ही इस्तेमाल होता है। फिगर 3.14 यहाँ निटिंग दिखाया गया है। हैव यू एवर पुल्ड अ यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स? क्या आपने कभी एक फटे मोजे से एक धागा खींचा है? वॉट हैपन्स? अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड। जैसे जैसे एक धागा बाहर खिंचता जाता है, कपड़े सुलझते चले जाते हैं या फिर खुलते चले जाते हैं। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक्स। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुने हुए कपड़ों से बने हैं, जैसे कि हमारा सॉक्स है, स्वेटर है। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। और ये निटिंग हाथ से भी होता है और मशीन से भी होता है। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। वीविंग और निटिंग का इस्तेमाल बहुत सारे तरह के कपड़ों को बनाने के लिए किया जाता है। These fabrics are used for variety of clothing items। और ये कपड़े अलग अलग तरह के क्लोथिंग आइटम्स को बनाने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथ्स? क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने ज़माने में लोग कपड़ों के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे? It appears that those times people used bark of big leaves or trees or animal skins and furs to cover themselves। पुराने ज़माने में लोग बड़े पत्ते, पेड़ के छाल या फिर जानवरों के चमड़े या फर, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे खुद को ढकने के लिए। After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets। जब लोग खेती करने वाले कम्युनिटी में बसने लगे तो उन्होंने चटाई बुनना, बास्केट बनाना और घास से इन चीज़ों को बुनना सीखा। वाइन, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड अलोंग इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। कुछ लताएं, जानवरों के शरीर से काटा हुआ ऊन, उनका जो हेयर है, उन्हें आपस में ट्विस्ट करके लंबे धागे बनाए जाते थे। दीज वर वोवेन इनटू फैब्रिक्स। और फिर उन्हें कपड़ों में बुना जाता था। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। पुराने भारतीय कॉटन से बने कपड़े पहनते थे। ये कॉटन गंगा नदी के नज़दीक पाए जाने वाले क्षेत्रों में उगता था। फ्लैक्स is also a plant that gives natural fibers। नेचुरल फाइबर देने वाला एक प्लांट फ्लैक्स भी है। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। पुराने इजिप्ट में कॉटन और फ्लैक्स दोनों को ही उगाया जाता था नील नदी के किनारे, जिनसे कपड़े बनाए जाते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उन दिनों में स्टिचिंग का ज्ञान नहीं था, सिलाई का ज्ञान नहीं था लोगों को। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। लोग केवल कपड़े लपेट लेते थे अपने शरीर के अलग अलग अंगों पे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड। कपड़े लपेटने के अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। With the invention of sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes। जब सिलाई करने वाली निडल का आविष्कार हुआ तब जाकर लोग कपड़े सिलने लगे और प्रॉपर क्लोथ्स बनाने लगे। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। इन सिले हुए कपड़ों में काफ़ी बदलाव आया इनके इन्वेंशन के बाद। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन आज भी यह आश्चर्यजनक है कि कुछ कपड़े जैसे कि साड़ी, धोती, लुंगी और
टर्बन हमारा, पगड़ी, ये सारे बिना सिले हुए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, अ लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड अदर क्लोथिंग आइटम्स। जैसे